सार आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब सार साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने की। हुकूमत का फैसला है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाएगी। आर्टिकल 6 के तहत जो है वो रेफरेंस लाने का ऐलान भी किया गया है। क्या कमेंट करेंगे, किस तरह से इस इकदाम को देखते हैं आप? लेकिन मैं अली जफर साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। उन्होंने जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा के रख देगी, और ये कॉन्फिडेंस जो है अली जफर साहब का, ये ऑब्वियस है, सबको नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त सॉफ्ट कॉर्नर है पीटीआई के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है, हुकूमत अपनी इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रही कि उसने कौन सी गलती कहाँ की और कब की। अब आजम नजीर तारक साहब ने आज जो कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इसके दो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर हैं वो बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि यही आजम नजीर तारक साहब थे जो हाई कोर्ट से जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाने का बायस बने, इसके बावजूद कि तमाम लोग ये कह रहे थे कि आप इस रवायत को मुस्तहकम ना करें कि जूनियर जजेस को आप ऊपर प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन वो साफ ये बात कर चुके हैं सबके सामने कि हम, मुझे जनरल बाजवा ने कहा और मैंने मान ली उनकी बात। तो अगर आपने ये अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करनी, इस तरह के फैसले किसी के कहने पे करने हैं, तो फिर सियासत तो नहीं हो सकती। और दूसरा, उन्होंने जो एक आईनी तरमीम का शोशा छोड़ा था कि आईनी तरमीम करेंगे जिससे जजेस की उम्र में, रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा कर दिया जाएगा, वो काम अभी हुआ नहीं या किस स्टेज पे था, उसको उन्होंने इस तरह मौजू बना दिया जिससे जो सुपीरियर जुडिशरी के जजेस थे बहुत सारे, वो इनसिक्योर हो गए। और उसमें फिर ऐसे एक ग्रुप बंदी अंदर हो गई कि ज्यादा जो काजी फाइज साहब के खिलाफ इसकी चली थी, जिसमें काजी फाइज साहब खुद कह चुके हैं कि अगर कोई ऐसी आईनी तरमीम आती है जिससे मुझे मेरे टेन्योर को फायदा पहुंचे तो मैं नहीं लूंगा। तो मुझे ये बताएं कि क्या इसमें से हासिल किया इस हुकूमत ने, एक शोशा छोड़ के ना आईनी तरमीम कर सके, लेकिन उसका नुकसान काजी फाइज साहब की रिप्यूट में और उनकी क्रेडिबिलिटी को हुआ, हालांकि वो ये काम करना ही नहीं चाह रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की अपनी गलतियां हैं, और 2 साल बाद अब आके आप आर्टिकल 6 के तहत उन पर मुकदमा करेंगे उस केस का जो 2 साल पहले होना चाहिए था। अगर उसमें होगा तो उसके उदाहरण केस फिर मजीद वीक हो गया। तो ये नी जर्क रिएक्टिव मेजर जो हैं, इस वजह से मुस्लिम लीग नून को और हुकूमत को नुकसान हो रहा है। मुझे नहीं लगता है इनके पास कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, कोई बेहतर स्ट्रैटेजी है। हर जो काम होता है, जो फैसला होता है, पीटीआई जो एक्शन करती है, ये उसका रिएक्शन देते हैं, लीड नहीं कर पा रहे कहीं से भी। और उसकी वजह मेरा ख्याल है कि बैड स्ट्रैटेजी है, बैड एडवाइस है, जिससे मुस्लिम लीग नून को गौर करना चाहिए, हुकूमत को, और पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा है, हुकूमत को गौर करना चाहिए कि वो करना क्या चाहते हैं, किधर वो लड़ना चाहते हैं या सुलह करना चाहते हैं। पहले एक फैसला कर ले। पीटीआई तो क्लियर है, उसने लड़ना है, उसने इक़्तिदार में आना है, उसने वो समझती है कि उनका जो हक छीना गया वो उन्होंने से हर कीमत पे लेना है। मुस्लिम हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत को पता है कि उसने अपना हक किसी कीमत पे नहीं छोड़ना, या उन्होंने पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना है। अगर तो हुकूमत के ज़हन में ये बात क्लियर है तो उन्होंने पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट को जिस तरह एक रबर स्टैम्प बना दिया गया हर इदारे की तरफ से और हर ताकतवर ग्रुप की तरफ से, पार्लियामेंट की इस मुल्क में कोई इज्जत नहीं रही। क्या वो उसको रिस्टोर करना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, अगर रिस्टोर करना चाहते हैं तो उनके पास शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि पार्लियामेंट के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। हुकूमत खाली अपने तौर पर कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है कि जो दिल कहेगा वो कर लेंगे। उनकी स्ट्रेंथ पार्लियामेंट से आती है, लेकिन पार्लियामेंट का जो हार है वो आपके सामने। सही, ठीक है। अब साथ रहेगा बैरिस्टर अली जफर साहब, दोबारा आपकी जानिब आती हूँ। आपने माजी की मिसाल दी 1967, ये वाजे कीजिएगा कि इस वक्त जो हुकूमत एलिगेशन लगा रही है, ये जिन चीज़ों की बात करिए, वो कहती है जी कि पाकिस्तान मुखालिफ फंडिंग, सोशल मीडिया मुहिम विच इज़ अगेंस्ट पाकिस्तान, हमारे जो आला इदारे उनके खिलाफ ये मुहिम हुई, पाकिस्तान के आइनी इदारों के खिलाफ ये मुहिम हुई, गवर्नमेंट के खिलाफ ये मुहिम हुई। तो 1967 में भी क्या यही एलिगेशन थे, या उस वक्त मामला कुछ और था और इस दफ़ा मुल्की सलामती पर मामला रखा गया है? जी, जब भी कोशिश की गई है बैन करने की, तो यही इल्जामात लगाए हैं मुल्की इस्लामियत के खिलाफ काम कर रही है पार्टी। इसीलिए इलेक्शन एक्ट 2017 के जब बना तो पॉलिटिकल पार्टी ने सब ने मिलकर बनाया, और उसमें उन्होंने वाजे कर दिया कि ऐसी बातें नहीं हो सकती। आप एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि किसी ने सालमियत पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है कोई पार्टी और उसको बैन कर दें।
आपको ये साबित करना है कि वो टेररिज्म कर रही है, वो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रही है। अब जितने इल्जामात लगा रहे हैं, पहली बात तो मैं सारे इल्जामात को रद्द करता हूं, लेकिन अगर वो इल्जामात हैं भी तो वो इंडिविजुअल के खिलाफ आप एक्शन लें कानून के मुताबिक। जिसने अगर कोई खिलाफ वर्जी की है कानून की या कोई जुर्म किया है, आप उनके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन उसे पार्टी आप नहीं बैन कर सकते। अगर आपने पार्टी बैन करनी होती तो फिर तो जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पनामा का केस हुआ था और उनको उसमें सजा हो गई थी, तो पार्टी बैन हो जाती कि जी आपके सरबराह ने जुर्म किया है इसलिए पार्टी बैन कर दो, पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है या सालमियत को नुकसान पहुंचा रही है। तो इंडिविजुअल एक्शन के ऊपर आप पार्टी को बंद नहीं कर सकते। और ये सारे इल्जाम जो लगाए हैं वो सारे इंडिविजुअल इल्जाम हैं कि उसने फॉरेन फंडिंग ली नहीं ली। ये सारे ऐसे मामला हैं जो वैसे भी ट्रायल के जरिए उनकी जो भी कार्रवाई है वो होगी, लेकिन बैन करना बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। ये दो मुख्तलिफ बातों को कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे लगता है कि कानूनी मुशावरत के बगैर था, और अगर कानूनी मुशावरत करने के बावजूद ये कर रहे हैं तो फिर तो वो एक गैर कानूनी जानबूझ के इल्जाम लगा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि मुझे कोई खौफ या डर नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस है कि अब वो जाएं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इसको इस किस्म की डेस्परेट अटेम्प्ट को बिल्कुल नहीं मानेगा। अच्छा अली ज़फ़र साहब, मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी ज़रा कमेंट कर दीजिएगा कि अब ये फैसला किया है मुस्लिम लीग नवाज़ ने कि रिव्यू पिटिशन भी दायर उन्होंने कर दी है, हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया गया है, तो इसका लिमिटेड स्कोप होगा या कुछ तब्दीली आ सकती है इस फैसले में? जी देखें, रिव्यू करना हुकूमत का हक है, ये उनका आईनी और कानूनी हक है, और मुझे इससे कोई शक नहीं कि अगर वो चाहते हैं रिव्यू फाइल करना, उनको कोई कानूनी ऐसा ग्राउंड है इनके पास जो जिसमें इस जजमेंट को चैलेंज करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर बता दूं कि ये अब रिव्यू फाइल होता है, नई नजरसानी की दरखास्त फाइल होती है, तो ये उन्हीं 13 जजेस के सामने जाएगी जिन्होंने ये फैसला किया। और इन 13 जजेस में से 11 जजेस ने बड़ा क्लियरली वाज़े तौर पे सब कुछ समझते हुए सोचते हुए ये फैसला किया है कि हमने पीटीआई को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने है, उन्होंने ज्यादती की है और पीटीआई को ये रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये जजमेंट में कोई तब्दीली आएगी। अगर आप रिकॉर्ड देखें नजरसानी दरखास्तों का तो मेरा ख्याल है 99% जो जजमेंट्स हैं वो सस्टेन की गई हैं और उसमें रिव्यू को डिसमिस किया गया है। ठीक है, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब साथ रहिएगा। अब सारा आलम भी हमारे साथ हैं, अभी आपको बराह रास्त दिखाते हैं। इस वक्त शाहिद हकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कॉल मैसेजेस टैब उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, सर्वेलेंस उनको इजाज़त दी गई, और ट्रेस भी कर सकते हैं कि कॉल कहाँ से आई कहाँ गई। ये बड़ा पेचीदा मामला है और पूरे दुनिया में ये मामलात अब चूंकि जब 1996 का एक्ट बना था उस वक्त सिर्फ आप टेलीफोन से, नए मोबाइल आए थे तो आप टेलीफोन से सिर्फ कॉल कर सकते थे या मैसेज भेज सकते थे और कुछ नहीं होता था। और ये 1996 का एक्ट जो बना था, ये जब प्राइवेटाइजेशन